कैसा था वो शख्स जिसे लोगों ने मियाँ फित्तीन का नाम दिया। दुबला पतला काला सा, छोटी छोटी आंखों वाला और छोटे कद वाला ये मियाँ फित्तीन आए दिन लोगों को बेवकूफ बनाया करता, ठगा करता। बड़ा ही चालाक, चालसाज, झूठा लब्बाड़ी, दूसरों को बेवकूफ बनाकर अपना भला करने वाला, धोखेबाज और भी ना जाने क्या क्या। मगर किसी का बस न चलता कि कोई उसे मोहल्ले से बाहर निकाल दे, क्योंकि उसका अपना घर था और वो पास के मोहल्ले में पड़ता था। बीवी तो थी लेकिन कोई बच्चा नहीं था। जो तनख्वाह मिलती थी चाहता तो उसमें आराम से गुजर बसर कर सकता था, मगर लालच के सामने ना उसको इज्जत प्यारी थी और ना कोई दोस्त रिश्तेदार प्यारा था। बड़े बड़े लोगों को बेवकूफ बनाया था उसने, जिसमें एक किस्सा बड़ा मशहूर है। वो ये कि एक बार उसने एक बड़े सुनार को खूब चिकनी चुपड़ी बातें सुनाकर शीशे में उतार कर अपने घर बुलाया कि मेरी भांजी की शादी होने वाली है और मुझे जेवर की जरूरत है। सुनार ने उससे पूछा कि मियाँ कितने के जेवर लोगे? वो कहने लगा यही कोई 80-90 हजार या यूं समझो कि लाख से ज्यादा के। मियाँ फित्तीन ने बेपरवाह होकर जवाब दिया। सुनार ने एक बार तो उसे सर से पांव तक देखा और हैरान होकर कहा 1 लाख तक का जेवर? हाँ क्यों? मियाँ फित्तीन ने सीना तान कर कहा क्या मैं 1 लाख का जेवर नहीं खरीद सकता? तुम्हें क्या मैं फकीर नजर आता हूँ? नहीं ऐसी बात नहीं, मैंने सोचा कि आपकी बेटी तो है नहीं। हाँ मैंने बताया ना कि मेरी भांजी है और मेरी बहन जो है बड़ी पैसे वाली है। वो अपनी बेटे के लिए 1 लाख तो क्या 10 लाख तक का जेवर भी ले सकती है, लेकिन उसकी और भी बेटियां हैं, इसलिए वो एक बेटी के लिए 10 लाख रुपए तो खर्च नहीं कर सकती। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम रहने दो, मैं कहीं और से पता कर लूंगा। ये कहकर वो उठने लगे तो सुनार ने जल्दी से कहा अरे नहीं नहीं मियाँ, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। मैं जानता हूँ कि आपकी बहन अच्छे घराने से है, तो बताइए कितने के जेवर दिखाऊं? भाई मुझे तो पता नहीं, जेवरात तो औरतें पसंद करती हैं और तुम्हें पता है कि हमारे घर की औरतें कितना पर्दा करती हैं। तुम्हें जेवरात हमारे घर पर ले जाकर दिखाने होंगे। सुनार उनके बारे में बहुत कुछ सुन चुका था। जब मियाँ फित्तीन ने जेवर घर ले जाने के लिए कहा तो सुनार थोड़ा हिचकिचाया। फिर मियाँ फित्तीन ने कहा तुम खुद चलो साथ में और एक नौकर भी साथ ले लो। जेवरात औरतें पसंद करेंगी और जिसे पसंद करेंगी और उसी की रकम फौरन तुम्हारे हवाले कर देंगी। मैं तुम्हारे साथ बाहर ही बैठूंगा। खूब बातें बनाकर वो सुनार को अपने घर ले आए। सुनार के साथ एक नौकर भी था जो जेवरात के डब्बे उठाए हुए था। डब्बों में एक से एक जेवर था। मियाँ फित्तीन सुनार और नौकर को बैठक में बिठाकर वो जेवरात के डब्बे उठाकर घर में ले गए और घर में जाकर जोर से बोले अरे भाई बेगम, रानो बेटी, अरे ओ बाजी, तुम्हें जो भी जेवरात पसंद आते हैं इनमें से पसंद कर लो और मैं बाहर ही बैठता हूँ। और फिर खुद ही एक जनाना सी आवाज बनाकर खुद ही बोले अरे नहीं जी भैया, आप भी हमारे पास बैठिए और हमें बताइए कि हम कौन कौन से जेवर को पसंद करें। हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं आएगा और ये रानो तो बिल्कुल ही बेवकूफ है, इसे क्या पता कि कौन सा जेवर खरीदने लायक होता है। और फिर अपनी असल आवाज में आकर बोला ओहो, इतनी दूर जाकर तो मैं ये जेवर लेकर आया और अब ये ड्यूटी भी मैं दूं कि पास बैठकर पसंद भी मैं ही करवाऊं। मैं उनसे इजाजत ले आऊं। ये कहकर जब वो बैठक में आए तो मियाँ सुनार जो पहले ही से उनकी ये बात सुन रहा था वो मुस्कुरा कर बोला ठीक है भाई साहब, आप बहन जी के साथ जेवरात को पसंद कर लें। आप कहते हैं तो ठीक है, वरना मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ता। अरे भाई, मुझे क्या पता कि जेवरात कैसे होते हैं और कैसे पसंद किए जाते हैं। ये कहकर मुंह बनाकर घर के अंदर आ गए और घर में आते ही उनके रंग बदल गए। बीवी से कहने लगे तुम बैठी रहो और बातें करती रहो, जेवरात को पसंद करती रहो और मैं अपना काम दिखाता हूँ। बीवी उनसे भी 2 हाथ आगे। बीवी भी टाएं टाएं बोलने लगी अरे रानो, देखो ये हार कैसा है। अरे बाजी, आपने ये वाला हार तो देखा ही नहीं, ये कितना शानदार है और ये कंगन तो बहुत ही खूबसूरत हैं। बाहर मियाँ सुनार बैठे ये सब कुछ सुन रहे थे और अंदर मियाँ फित्तीन अपना काम दिखा रहे थे। एक नोकदार चाकू और एक छोटी सी कैंची और जबूर की मदद से उन्होंने सोने के जुड़ाव सेठ जिसमें कीमती याकूत और हीरे की कनी चढ़ी थी उसमें से बड़ी तेजी और सफाई के साथ सारे नग उखाड़ लिए। पता नहीं कब उन्होंने नन्ही नन्ही पर्चियां अपने दस्तखत की बना रखी थी। कौन बनाकर वो नन्ही नन्ही पर्चियां जहां से वो नग उखाड़े थे फिर बड़ी एहतियात के साथ गोंद लगाकर वो उन पर चिपकाए गए और फिर घुमा फिराकर अच्छे से देखा। जरा भी मालूम नहीं होता था कि वहां पर नग उतार कर नीचे पर्ची लगाई गई है। इस काम के लिए मुश्किल से उन्हें आधा घंटा लगा होगा। फिर झल्लाकर ऊंची आवाज में मियाँ फित्तीन बोले अरे बाबा बस भी करो, तुम्हारे इस पसंद नापसंद के चक्कर में वो बेचारे बाहर बैठे बैठे सूख गए होंगे। तुम इतना वक्त क्यों लगा रही हो?
ये सुनकर उसकी बीवी बोली, ये जेवरात हैं, कोई मूली गाजर नहीं। सुनार साहब से माजत कर लेना कि देर हो गई। लो ये जेवरात पसंद किए हैं। फिर मियाँ फित्तीन जेवरात के डब्बे लेकर सुनार साहब के पास आ गए। देर हो गई, माफ कीजिए, ये औरतों के चक्कर भी बड़े निराले होते हैं। ये जेवर पसंद आए हैं, आप इन्हें अलग कर लीजिए। कल मैं बड़ी बाजी से रकम लेकर आऊंगा और आपको देकर ये जेवरात ले आऊंगा। और हाँ, ये हार मेरी बेटी को बहुत पसंद आया है। सुनार ने डब्बा खोलकर देखा, हार यूं ही जगमगा रहा था। फिर सुनार ने वो डब्बा बंद करके पास रख लिया और मियाँ फित्तीन उन सारे जेवरात पर कैंची चला चुके थे। सारा सौदा 1 लाख का हुआ। सुनार ये देखकर बहुत खुश हुआ कि अच्छा सौदा हो गया। जाते जाते हजारों सलाम मार गया और ताकीद कर गया कि मियाँ जल्दी आइएगा, इसी हार को और भी साहब देखकर गए हैं और इसे पसंद करके गए हैं। उन्होंने भी इसे बहुत पसंद किया है और इस पर जोर लगाया है। अगर अब की बार वो लेने के लिए आए तो जी नहीं, आप उन्हें कोई और जेवर दे देना, ये हमने पसंद किया है। मेरे पास पैसा तो है लेकिन वो मेरा अपना नहीं है। ये मैं अभी आपको दे सकता था क्योंकि दूसरे का पैसा अपने घर में रखना ठीक नहीं। अभी मैं बहन जी से इस सौदे के बारे में तसल्ली करूंगा और कल सुबह ही आपके पास पैसे लेकर आ जाऊंगा, ठीक है ना? मियाँ सुनार बोले, जी ठीक है। सुबह होते ही मियाँ फित्तीन काजी की अदालत में पहुंच गए। बाल बखेर लिए, एक जूता पैर में और एक खाली, टोपी हाथ में, आहें भरते रोते पीटते काजी के सामने गए। काजी ने देखा तो काजी ने पूछा कि ये क्या हाल बनाया है? काजी साहब लुट गया, बर्बाद हो गया। अब तो खुदकुशी के अलावा कोई चारा नहीं, मगर ये सोचकर कि खुदकुशी गुनाह है और जब तक आप जैसा इंसाफ करने वाला काजी जिंदा है तो खुदकुशी क्यों करूं? बड़ी आस उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं काजी साहब। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगे। अपने आप पर काबू रखिए और बात क्या है ये बताइए। काजी साहब के पूछने पर मियाँ फित्तीन ने अपनी टोपी से अपने आंसू पोंछे और आंखों से आंसू निकालने के लिए न जाने उन्होंने आंखों में ऐसा क्या लगाया था कि जलन के मारे बिलबिलाए जा रहे थे और आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। काजी साहब को भी उनसे हमदर्दी होने लगी। काजी साहब ने कहा, हाँ बताइए क्या बात है। फिर मियाँ फित्तीन ने एक बड़ी दर्द भरी दास्तान सुनाई जो कुछ इस तरह से थी। बहन की बेटी की शादी के लिए फला सुनार के पास मैं जेवर खरीदने के लिए गया। मेरी बीवी बाजार में नहीं जाती, सख्त पर्दा करती है। उसने कहा कि जेवरात घर में लाकर दिखाए जाएं। मैं सुनार को अपने घर लाया। जेवरात भी लाया होगा? काजी ने कहा, जी हाँ, जेवरात दिखाने थे इसलिए वो साथ ले आया। 4 डिब्बे सादा जेवर के थे और 1 डिब्बा जुड़ाव जेवर का, बहुत खूबसूरत। मेरी बीवी को वो जुड़ाव का जेवर पसंद आ गया और मैंने सुनार से उसे खरीद लिया। क्योंकि सुनार के साथ हमारे पुराने ताल्लुकात हैं, उसने मेरे कहने पर वो डिब्बा मुझे दे दिया और मुझे कहा कि कल सुबह आप अपनी बहन के यहाँ से जाकर रकम लाकर मुझे दे दें। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। बहुत बड़ी रकम थी काजी साहब। मैंने उससे कहा कि मैं सौदा किए बगैर ये डिब्बा अपने पास नहीं रख सकता। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप कहीं भागे तो नहीं जा रहे। ये कहकर उन्होंने वो डिब्बा मुझे दे दिया और मैंने वो डिब्बा बड़े एहतियात के साथ घर में बिस्तरों के नीचे छुपाकर रख दिया। मगर काजी साहब, ये कहकर वो फिर जोर जोर से रोने लगे। सुनार के दिल में खोट थी और वो न जाने हमसे कौन सी दुश्मनी निकालना चाहता था। जब हम रात को खाना खाकर सब सो गए तो उसने अपने नौकरों के हाथ हमारे घर से वो डब्बा निकलवा लिया। चोरी करवा लिया? काजी साहब बहुत हैरान होकर बोले, जी काजी साहब, दिखने में वो सुनार बड़ा सीधा साधा है और वो बाहर ही बैठा रहा, लेकिन नौकर अंदर आया था। मगर आपकी बीवी तो पर्दा करती है, उसे अंदर कैसे बुला लिया? काजी ने एतराज किया, लेकिन मियाँ फित्तीन के पास जवाब तैयार था। वो कहने लगा, मैंने कहा न काजी साहब कि वो 15-16 साल का सादा सा नजर आने वाला वो लड़का कितना माहिर चोर है। उस सुनार ने, क्या नाम है उस सुनार का? मोतीलाल। मोतीलाल? ओहो, वो तो बड़ा मशहूर सुनार है। काजी साहब ने हैरान होकर कहा, जी वही मोतीलाल। उसने मेरा कलेजा निकाल लिया है और वो उस नौजवान लड़के को नौकर बनाकर अपने साथ रखता है और उसे चोर बना रहा है। लोग उसे लड़का समझकर घर में बुला लेते हैं और वो अपने हाथ की सफाई दिखा देता है। मैंने भी उसे अपने घर में बुला लिया था और उसके सामने ही संदूक के अंदर बिस्तरों में छुपाकर वो डब्बा रख दिया था। बस रात को वो हाथ दिखा गया। बात कुछ हलक से उतरती नहीं। काजी साहब ने कहा, वो आपके घर में आया, कमरे का दरवाजा खोला, संदूक का ताला खोला और फिर गद्दों के नीचे से वो डब्बा निकाल कर वापस भी चला गया। आपने कहा था कि आपने उस संदूक को ताला भी लगाया था। जी हाँ, जी हाँ, मियाँ फित्तीन जोर से चिल्लाकर बोले। लेकिन उसके पास चाबी कहाँ से आई? हाँ, यही तो कयामत आ गई।
मियाँ फित्तीन ने इस जोर से अपने सीने पर हाथ मारा कि खांसी आ गई। खांस चुके तो हाँफते हुए बोले, मैं चला गया सुनार के साथ बाहर, और बीवी ने वो चाबी का गुच्छा पलंग के नीचे रख दिया। ये उनकी सादगी थी या बेएहतियाती, या उस मासूम लड़के की सूरत पर भरोसा कि वो इस चाबी का क्या करेगा। वो डब्बे उठाकर जाने लगा तो बीवी भी बावर्ची खाने में चली गई और उसे कह दिया कि भैया जाते हुए दरवाजे भेड़ देना कि कहीं कोई बिल्ली कुत्ता न घुस आए। मेरे ख्याल से उसे मौका अच्छा लगा। वो वापस पलटा, चाबी का गुच्छा लिया और घर से निकल गया। क्या चाबी के गुच्छे की जरूरत नहीं पड़ी आप लोगों को? काजी ने पूछा। जी नहीं काजी साहब, हम रात को खाना खाकर बिस्तर पर लेटकर सो गए और बीवी को इस बात का इत्मीनान रहा कि चाबी का गुच्छा पलंग के नीचे रखा है। लेकिन जब सुबह हुई और ट्रंक खोलने के लिए चाबी को तलाश किया, चाबी होती तो मिलती। इतना कहकर मियाँ फित्तीन फिर जोर जोर से रोने लगे। पूरा 1 लाख का टिक्का लगा है काजी साहब। उधर बीवी की तबीयत खराब है, बार बार बेहोश हो रही है। मैं तो ये बात सोच सोचकर सदमे से मरा जा रहा हूँ कि बहन जी को क्या मुंह दिखाऊंगा। क्या सुनार के पास गए आप? काजी ने पूछा। नहीं काजी साहब, मैंने सोचा कि सुनार के पास जाने का क्या फायदा, वो उल्टा ही मुझे मारेगा पीटेगा और सब उसी का साथ देंगे। पैसे वाले का हर कोई साथी होता है और मुझ गरीब की कौन सुनेगा। और वो झूठा मक्कार यूं ही कहेगा कि जेवर मैं आपको दे आया था और उल्टा आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। काजी साहब काफी देर तक सोचते रहे और फिर बोले, कोई तो सबूत होगा मियाँ फित्तीन कि वो जेवर आपने खरीदे थे। मियाँ फित्तीन जोश के साथ खड़े हो गए और फिर बोले, है, एक सबूत है काजी साहब, और वो ऐसा सबूत है कि उस सुनार की बोलती बंद हो जाएगी। कैसा सबूत है? काजी ने पूछा। इत्मीनान से बैठ जाइए और आराम से बताइए। वो सबूत ये है काजी साहब कि वो सुनार साहब काफी देर तक मेरे पास बैठे थे और मैंने उन जेवरात के वो हीरे उतार कर उन पर नन्ही नन्ही पर्चियां रख दी जिन पर मेरा नाम लिखा था, और उन पर गोंद लगाकर वो नग दोबारा से चिपका दिए। अब अगर उन जेवरात पर से एक भी नग उतार कर देखा जाए तो उनमें से पर्ची निकलेगी, उन पर मेरा नाम लिखा होगा। और ये सबूत ऐसा है कि उस सुनार को मानना ही पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ी कारीगरी है आपकी। काजी साहब मुस्कुराए। ये तो बस आप ही कर सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं। ये एक बड़ा लंबा मसला था, लेकिन जीत मियाँ फित्तीन की ही हुई। वो ऐसे कि जब काजी साहब ने उस सुनार को बुलाया और मियाँ फित्तीन के सामने खड़ा करके पूछताछ की, वो ये सब सुनकर हैरान होकर रह गया। कुछ देर तो वो बोल ही न सका, लेकिन जब बोला, सर पीट कर कान थाम कर, क्यों मियाँ जी, ऐसी मासूम सी शक्ल और ऐसे लक्षण? वो सेठ तो आपने पसंद करके मुझे वापस कर दिया था कि ये ले जाइए, इसे मेरी भांजी और मेरी बीवी ने पसंद किया है। कल जब मैं नकद रकम आपके पास लाऊंगा तो इसे ले जाऊंगा। यही कहा था ना मैंने। मियाँ फित्तीन उसकी आंखों में आंखें डालकर बोले, बल्कि मैंने आपसे कहा था कि मेहरबानी करके ये सेठ मेरे पास छोड़ जाएं। 50,000 आप मुझसे नकद ले लें और 50,000 मैं आपको कल दे दूंगा। और अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो ये आप वापस ले जाएं, और कल जब मेरे पास पूरी रकम होगी तो मैं आपसे ले जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। सुनार गुस्से के मारे खड़ा हो गया। बैठ जाओ और इनको बात पूरी करने दो, काजी ने कहा। सुनार बैठ तो गया, लेकिन वो दांत पीस रहा था और हाथ मल रहा था। इन्होंने कहा कि ठीक है, ये डब्बा आप रख लीजिए। मैंने कहा, कोई रसीद वगैरह? फिर इन सुनार साहब ने कहा, अरे रसीद कैसी, आपकी जुबान ही मेरे लिए रसीद है। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। सुनार बोला। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई। काजी ने गुस्से से देखा। फिर मियाँ फित्तीन बोले, जी जैसा कि मैंने बताया कि मैंने वो डिब्बा लेकर अपने संदूक में रख के ताला लगाया और ये मुझसे 50,000 लेकर वहाँ से चले गए। जी नहीं, मैंने 50,000 नहीं लिए। सुनार बोला, मैंने 1,000 के नोट गिनकर आपको दिए और आपने अपनी बास्केट की जेब में उन्हें रख लिया। ये बड़ी हैरत की बात है, आप जैसा चालाक और समझदार ताजिर कि इतनी बड़ी गलती और नासमझी करे कि 50,000 की रकम बगैर किसी रसीद के दे दे। ये तो सारा बच्चों जैसा खेल हुआ। काजी साहब के ऐसा कहने पर सुनार ने फिर वावेला मचाया, शोर मचाया। ये सरासर बेईमानी है, धांधली है। ये मेरा नौकर है, आप इसी से पूछ लें। वो आपका नौकर है, जैसा आप कहेंगे ये वैसा ही मानेगा। और दूसरी बात, ये अभी बच्चा है, अभी 15-16 साल का है। काजी साहब के ये कहने पर सुनार हैरान होकर बोला, 15-16 साल का लड़का? अरे काजी साहब, वो 15-16 साल का लड़का नहीं बल्कि 60 साल का एक तजुर्बेकार ताजिर है। मगर मियाँ फित्तीन तो बता रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ काजी साहब, मियाँ फित्तीन बोले। ये लड़का इसी सुनार का नौकर है जो इसके साथ मेरे घर पर आया था। उस लड़के का नाम कालू कालू है, कालू कालू पुकारा जाता है। आप उसका पता करवा सकते हैं।
मियाँ फित्तीन ने बड़े जोश के साथ कहा, और ये साहब उससे कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी कहलवा सकते हैं, और जैसा ये चाहते थे वो उससे करवा लिया। हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मियाँ फित्तीन फिर रोने लगे। 50,000 भी गए और जेवरात का जोड़ा भी गया। काफी लंबी चौड़ी बहस हुई। फिर काजी साहब ने पूछा कि मियाँ जी, आपके पास कोई सबूत है कि वो जेवरात का जोड़ा आपके पास था और वो चोरी हो गया? यह सुनकर मियाँ फित्तीन जोर जोर से बोले, ये सोचकर कि ये जेवरात अब मेरी मलकियत हो गई है और मैं इनमें से एक अपनी भांजी के लिए यादगार रख दूं ताकि वो मुझे याद रहे। मैंने उन जेवरात पर लगे गए नन्हे नन्हे हीरे मोतियों को चाकू की नोक से उतारा और उन पर नन्ही नन्ही पर्चियां लगा दी। वो सेठ आप मंगवाइए और इन सुनार साहब से उन नन्हे नन्हे याकूतों को उतरवाइए। अगर उनमें से वो पर्ची ना मिली तो वो सेठ इनका और मैं झूठा और मैं दगाबाज। अगर वो पर्चियां निकल आई तो ये झूठे दगेबाज। अगर इन्होंने उस सेठ के जोड़े को छेड़ा ना हो तब। ये कहकर मियाँ फित्तीन फिर जोर जोर से रोने लगे। आपने उसे छुआ या छेड़ा तो नहीं? काजी साहब ने पूछा। ये सुनकर सुनार मरी मरी आवाज में बोला, नहीं काजी साहब, काश के मैं उसे छू लेता और उसे अच्छे से देख लेता कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, लेकिन मैंने मियाँ साहब पर भरोसा किया कि ये नमाजी हैं, नेक आदमी हैं, नमाज पढ़ते हैं और एक मदरसे में पढ़ाते हैं। ये ऐसा नीच काम कैसे कर सकते हैं? और ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि ये मियाँ साहब इतने कारीगर होंगे कि वो जेवरात के ऊपर से वो नग निकाल कर दोबारा उसी तरह से चिपका दें कि मेरे जैसा इंसान भी पहचान ना सके। मैंने इनके कहने पर वो डिब्बा खोला और वापस बंद कर दिया। हार अपनी जगह पर रखा था। मगर क्या ऐसा भी हो सकता है? सुनार साहब ने अपने सर पर हाथ मारा। फिर काजी ने कहा कि आप वो जेवरात के डब्बे यहाँ पर मंगवाइए, लेकिन हाँ, आप खुद न जाइए, किसी के हाथ मंगवाइए। सुनार ने अपने साथ आए उस लड़के को भेज दिया और थोड़ी देर बाद वो लड़का सारे डब्बे लेकर आ गया। डब्बे आते ही सुनार सारे डब्बे खोल खोल कर दिखाने लगा। देखिए काजी साहब, ये सारे डब्बे मैं इनके पास लेकर गया था। उसने वो डिब्बा खोलकर काजी साहब के पास रख दिया। काजी साहब को भी बहुत पसंद आया क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत था। फिर काजी साहब ने मियाँ फित्तीन की तरफ देखा। क्या यही डब्बा आपके पास था? जी हाँ, यही सेठ का डब्बा मेरी भांजी को पसंद आया था और मैंने इस डब्बे को अपने उस संदूक में ताला लगाकर रख दिया था। इन सुनार साहब की इजाजत के बाद। ये आपके पास नहीं था, ये मैं अपने साथ वापस ले गया था। सुनार ने गुस्से से होंठ चबाए। मेरे पास सबूत है कि ये मेरे पास ही था। काजी साहब, आप इन सुनार साहब को कहिए कि इस हार के ऊपर लगे ये जाकूत के जो मोती हैं इन्हें उतारिए। अगर ये खाली निकले तो ये सच्चे, और अगर इनमें वो पर्चियां निकली तो मैं सच्चा। काजी ने हुक्म दिया कि जाकूत निकाले जाएं। सुनार ने एक चाकू मंगवाया और उसकी नोक से बड़े एहतियात के साथ हार पर लगा बड़ा सा जाकूत उतारने लगा। गोंद अभी ठीक से सूखा भी नहीं था कि वो झट से मोती निकलकर उनके हाथ में आ गया और उसके नीचे रखी गई वो पर्ची नजर आने लगी। मियाँ फित्तीन उस हार पर नजर गड़ाए बैठे थे। फौरन बोल उठे, देखिए, ये देखिए काजी साहब, इस पर्ची को निकालिए और अपने हाथ में लेकर देखिए। काजी साहब ने हाथ बढ़ाया तो उन सुनार साहब ने गुस्से से मियाँ फित्तीन की तरफ देखा और वो हार उठाकर काजी साहब के हाथ पर रख दिया। हाथ में हार लेने के बाद काजी साहब ने बड़े एहतियात के साथ वो पर्ची निकाली और फिर हार को वापस अपनी जगह पर रखने के बाद उस नन्ही सी पर्ची को अपने आंख के करीब करके गौर से देखने लगे। काजी साहब ने गौर से देखा तो उसमें नन्हा सा बारीक सा मियाँ फित्तीन का नाम लिखा हुआ था। काजी साहब ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ मियाँ फित्तीन, इसमें तुम्हारा नाम लिखा है। फिर काजी साहब ने पूछा कि कितनी पर्चियां रखी हैं आपने? 5 पर्चियां काजी साहब, मियाँ फित्तीन बोले। सुनार के हाथ कांप रहे थे। इज्जत खराब हुई वो अलग, और इतना बड़ा नुकसान हुआ वो अलग। उसने दूसरे नग भी उतारे, उन सब में पर्चियां रखी थी। उन सब पर्चियों पर मियाँ फित्तीन का नाम लिखा था। इससे बढ़कर सबूत और क्या होता? मियाँ सुनार तो रोते पीटते घर वापस आए और मियाँ फित्तीन हंसते खेलते अपने घर आए। दोनों मियाँ बीवी ने खूब खुशियां मनाई और फिर बीवी के कहने पर मियाँ फित्तीन उस हार को शहर के एक और बड़े सुनार के पास इमानत के तौर पर रख आए। अब जो भी इस वाकये को सुन रहा था वो हैरत से अपने दांतों तले उंगली चबा रहा था। अब मियाँ फित्तीन ने एक और चालाकी ये की कि वो ताला भी घर के कुएं में फेंक दिया और वो चाबियों का गुच्छा भी डाल दिया कि इस तरह का कोई सबूत घर में ना रहे। फिर यूं ही काफी दिन गुजर गए और भांजी की शादी के दिन करीब आ गए। बहन ने कहलवा भेजा कि जल्दी आइए और आकर जिम्मेदारियां संभालिए। उसी दिन मियाँ फित्तीन वापस उसी सुनार के पास गए और जाकर वो हार उठाकर देखा तो हार यूं ही डब्बे में रखा जगमगा रहा था। मारे खुशी के उनका चेहरा लाल हो गया। ये तोहफा जब मैं भांजी को दूंगा तो ससुराल क्या पूरे खानदान में नाम बन जाएगा। 1 रुपया भी खर्च नहीं किया।
और इतना महंगा तोहफा भी हाथ आ गया। मियाँ फित्तीन जब रास्ते में आ रहे थे तो एक जगह एक मजमा देखा। मियाँ फित्तीन करीब गए और पूछा, क्या हुआ भाई, कोई बंदर का खेल चल रहा है या कोई भालू तमाशा दिखा रहा है? एक आदमी बोला, नहीं, यहाँ कोई और तमाशा चल रहा है। एक ठग किसी आदमी का पैसों का बैग चुराकर भागे थे, आखिर वो पकड़े गए, उसकी पिटाई हो रही है। मियाँ फित्तीन बिल्कुल ही ये भूल गए कि वो जो थैला अपने सीने से चिमटाए हुए हैं उसमें 1 लाख का हार रखा है। ये सुनकर मियाँ फित्तीन एक जूता उसे लगाने के लिए आगे बढ़े। वो नौजवान एक चोर और आवारा लड़का था और सबके हाथों से मार खाने के बावजूद भी वो शर्मिंदा होने की बजाय न सिर्फ खुद को सबसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था बल्कि जोर जोर से चिल्ला रहा था, छोड़ो मुझे, मैं अपने काम से जा रहा था, मैंने किसी के पैसों का बैग नहीं चुराया। मियाँ फित्तीन इस सवाल में हिस्सा डालने के लिए एक हाथ में वो थैला पकड़ा और दूसरे हाथ से मुक्का उस थाई गिरे को लगाया। उस चोर बदमाश ने गुस्से से मियाँ फित्तीन की तरफ देखा। अच्छा, तो तुम भी आ गए मियाँ फित्तीन, सुना है उस सुनार का कलेजा निकाल लिया तुमने और आज भांजी की शादी में जा रहे हो। ये सुनकर वो मारने पीटने वाले रुक गए और एक दूसरे की तरफ देखकर कहने लगे कि भाई ये क्या मामला है। उस चोर और ठगबाज को ये अच्छा मौका मिला। उसने मियाँ फित्तीन के हाथ से वो बैग झपटा और इस मजमे से इस जोर से भागा कि कोई अंदाजा भी ना लगा सका कि आखिर हुआ क्या। मियाँ फित्तीन चीखते चिल्लाते उसके पीछे भागे। रोको, उसे पकड़ो, वो मेरा हार ले गया। अरे पूरे 1 लाख का माल था, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। लेकिन वो लुटेरा कहीं भी नजर ना आया और उसका कुछ पता नहीं चला। जमीन निगल गई या आसमान खा गया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।